हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस के प्रीवियस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, तो आपने जंतुओं में परिवहन पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पादपों में परिवहन और ये चैप्टर आपका क्लास 7 में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जंतुओं में परिवहन हमने पढ़ा था उसमें एक टॉपिक रह गया था एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो पहले हम उत्सर्जन को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। ये टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पादप में परिवहन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे क्योंकि मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देती हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो यहाँ पर होता है कि हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए घर में झाड़ू लगाते हैं, आज झाड़ू लगाए फिर कल भी लगाएंगे तो कल भी आपको कचरा निकलेगा। यानी कि आप कहते हैं ना कि कल ही तो लगाया फिर से अब कचरा निकल गया। यानी कि क्या होता है कि पर डे आपके शरीर से कचरा निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो हमारा शरीर है, ये भी इसमें भी आप रोज खाते हैं, चलते हर क्रिया करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपका कुछ वेस्ट पदार्थ निकलेगा। तो उन वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि ठीक है उत्सर्जन किसे कहता है और ये भी जाने कि ये वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते कैसे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होता है। ठीक है, जब कोशिका अपना काम करती है तो वो क्या होता है, उस समय कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ अधिकांशतः क्या होते हैं? विषाक्त होते हैं यानी कि विषैले होते हैं। इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक शरीर अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में आपके शरीर के कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं कि तुम निकालने में उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन सारे को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को हम उत्सर्जन तंत्र, सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। और उन सभी अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं जो शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है किडनी, यूरेटर, ब्लाडर और यूरेथ्रा। यहाँ पर आपका किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर किडनी का फोटो बनाया और कुछ एनसीईआरटी में आपके टर्म दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक मिनट, देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहीं लिखा है, हाँ देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमारे ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? लंग्स के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपके ब्लड से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया लंग्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपके ब्लड में नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यूरिया या यूरिक अम्ल है, तो ये आपके शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं? तो इनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये किडनी करता है। हमने लिखा है कि किडनी में ब्लड से अलग होते हैं कौन? यूरिया और यूरिक अम्ल। तो ये जानेंगे कि किडनी में अलग कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखिए किडनी के यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यूनिट को, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के समूह को हम मेडुला कहते हैं और मेडुला के समूह को ही हम किडनी कहते हैं। यह नेफ्रॉन आपके किडनी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, गुच्छों में 3 लाख से भी ज्यादा, 3 लाख से लेकर 8 लाख तक। ये क्या काम करते हैं? तो यही आपका ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। आप दो बातों को याद रखिए कि ब्लड को प्यूरिफाई यानी कि शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पर ऑक्सीजन मिलाया जाता है, ये आपके लंग्स में होता है। और ब्लड को फिल्टर कहाँ किया जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है? ब्लड को छाना कहाँ जाता है? तो इसी किडनी में छाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले किडनी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको किडनी का स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपको ब्लू कलर की जो नसें दिख रही है यहाँ पर किडनी में, तो ये इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, लेकिन जो ये आपको रेड दिख रही है इसमें मैंने आपको ऑक्सीजन पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाया क्योंकि जो जिसमें ऑक्सीजन होता है वो नसें कौन होती है? धमनी होती है। ठीक है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया था वो नसें क्या होती है? आपका वेन होता है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है हार्ट वाले में कि जो वेन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और जो आपका आर्टरीज होता है इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर आपका ब्लड छानने के लिए किडनी में आया, ठीक है। किडनी में बहुत सारे आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ब्लड को छाना गया, तो ये क्या काम करता है कि पहली बार में क्या होता है कि शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड को ये छान के अलग कर देता है और जितने भी शुद्ध ब्लड है उसको बॉडी में भेज देगा। लेकिन बाद में देखा जाता है कि जो छाना है उसमें क्या होता है कि उसमें और भी आवश्यक पदार्थ होता है, तो एक बार इसे फिर से छाना जाता है, फिर इसके बाद दोबारा से जब छाना जाता है तो उसमें यूरिया को बाहर कर दिया जाता है और जो आवश्यक पदार्थ है उसको फिर से बॉडी में भेज दिया जाता है। यानी कि किडनी में आपका 2 बार क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किडनी में रीअब्जॉर्ब यानी कि पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। 2 बार अवशोषण कहाँ होगा, तो इसी किडनी में। ये आप समझ गए। अब देखिए मान लेते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं कि घर में आप चाय बनाते हैं, तो चाय में आपको देखिए, आप चाय को ऐसे छन्नी में छानते हैं तो जितने भी चाय होते हैं वो आपके आपके पीने योग्य होते हैं, आप पी जाते हैं। और यहाँ पर ये इसको समझिए ब्लड, तो जितने भी चाय को समझिए ब्लड, तो आप जितने भी यहाँ पर चाय छाने उसको पीते हैं और ये ब्लड जो छान के निकाले हैं वो आपके शरीर में चला जाता है। लेकिन जब चाय छन्नी होती है उसमें चाय पत्ती आ जाता है, तो यहाँ पर जो किडनी में छाना जाता है उसमें क्या आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ठीक है। जो आपके नाइट्रोजनी पदार्थ है तो यूरिया आता है। अब लेकिन जो छाने हैं उसको हम शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे, तो किडनी क्या करता है, किडनी पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है, जिसके थ्रू जो ये आपका वेस्ट पदार्थ है जो छाना गया है वो यूरिन में मिलकर आपके शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो देखिए किडनी का क्या काम है, पहला तो ये पेशाब का निर्माण करता है, दूसरा ये ब्लड को छानता है, यानी उसको जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उसको छानेगा। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। पेशाब का निर्माण कौन करता है, किडनी करता है। हमारे शरीर में पीएच को बैलेंस कौन करता है, तो वो भी किडनी करता है। इसके साथ साथ हम आपका जो, अगर आप जहर खाए हैं तो जहर को निष्क्रिय कौन करता है, तो वो भी आपका किडनी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए ये आपका पूछता है लाइन से कि सबसे पहले कहाँ पर क्या क्या होता है, लाइन से प्रोसेस पूछता है कि किसके बाद कैसे कैसे आएगा, ठीक है, सीरीज में। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा कि ब्लड सबसे पहले आपका किडनी में आता है, किडनी से छनाता है। यानी कि देखिए पेशाब वाला पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है यूरिन पर, कि पहले पेशाब का निर्माण कहाँ होगा और शरीर से किस प्रोसेस से ये बाहर निकलता है, तो पहले आपका पहला नंबर पाएगा कि पेशाब का निर्माण आपके किडनी में होता है। इसके बाद यह पेशाब आपका यूरेथ्रा के थ्रू, मूत्र वाहिनी के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है, यहाँ से किडनी से निकलता है, यहाँ से निकला। अब ये जो होता है यूरिनरी ब्लाडर, यहाँ पर आकर यह क्या होता है, स्टोर होता है। तीसरा याद रखिएगा यूरिनरी ब्लाडर होता है। इसके बाद चौथा कि यूरिनरी ब्लाडर का जो ये मुंह होता है वो किस में खुलता है, तो यूरेथ्रा में खुलता है। तो चौथा याद रखिएगा ये मूत्र मार्ग होगा। और ये किस में जाकर ओपनिंग होता है, तो यूरिनरी ओपनिंग यानी कि मूत्र रंध्र में ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये पांचों स्टेप्स याद रखिएगा कि इसके बाद कौन कौन आता है, क्योंकि ये वाला एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेप में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्लड छान दिया गया किडनी में और किडनी पेशाब का निर्माण करता है। जो आपका वेस्ट पदार्थ यहाँ छाना है यूरिया, यूरिया को ये बाथरूम में क्या करता है, अपने साथ पेशाब में ले लेता है और इस पाइप के थ्रू, यूरेथ्रा मूत्रवाहिनी के थ्रू आकर इसमें स्टोर होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि हमें बाथरूम लगाए, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा थोड़ा देर रुक जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा देर रुक कर करेंगे, ठीक है। तो आपका इसी में स्टोर होता है, ठीक है। फिर जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमको जाकर करना चाहिए, तब यह क्या होता है, यहाँ से निकल कर ये आता है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, कम से कम आधा से 1 घंटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका जो यूरिया है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा जो अमोनिया है यह क्या काम करता है कि यही आपको बाथरूम में गंध देता है, ठीक है। अमोनिया जहरीला पदार्थ है, तो कुछ टाइम बाद यूरिया अमोनिया में बदल जाता है और यहाँ पर आपका जहरीला पदार्थ बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाथरूम को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर समझ गए कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यहाँ पर आकर उसको छाना जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ है वापस इसको भेज दिया जाता है। अब जो चीजें आपने यहाँ पर छाना है, यह किडनी क्या करता है, बाथरूम का निर्माण करेगा यूरिन का, और जो आपने खराब पदार्थ, वेस्ट पदार्थ यहाँ छाना है वह आपके बाथरूम यानी कि पेशाब में मिल जाएगा। फिर आपको इस रास्ते के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू आकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। और जब आपको लगता है कि हमें इसे उत्सर्जित कर देना चाहिए तो आप यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू आप इसे शरीर से बाहर कर देते हैं। तो यही किडनी का काम है। किडनी का अपने काम समझिए। पहला काम होता है कि यह क्या करता है, यह हमारे ब्लड को छानता है। दूसरा बाथरूम का यूरिन का निर्माण करता है। तीसरा हमारे पीएच, शरीर का पीएच को, बैलेंस को नियंत्रित करता है। चौथा क्या काम करता है कि ये आपका जहर को निष्क्रिय करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ टर्म लिखा है कि देखिए हमारा जो यूरिन बनता है,
ये हमने लिखा है कि ये किडनी जो है ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और याद रखिए लंग्स प्यूरिफाई करने को काम करता है। ब्लड ब्लड प्यूरिफाई लंग्स में होता है, और ब्लड किडनी सॉरी ब्लड का जो फिल्टर होता है वो कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को याद रखिएगा, पहले किडनी आएगा, उसके बाद यूरेटर आएगा, उसके बाद यूनरी ब्लाडर आएगा, उसके बाद आपका यूरेथ्रा आएगा, और इसके बाद आप शरीर से इसे बाहर निकाल देते हैं। ज्यादातर यही चार रहता है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि जो हम यूरिन यानी कि जो हमारा पेशाब का शरीर में निर्माण होता है उसमें 95% आपका पानी पाया जाता है, 2.5% आपका यूरिया रहता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, और इसी यूरिया को हमें अपने शरीर से बाहर निकालना रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह लंग्स के थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, साथ ही साथ जो हम भोजन करते हैं, जो अनपचा वेस्ट फूड होता है, जो हमारा अब नहीं पचेगा, जैसे लगता है कि अब खराब फूड है, तो वो हमारे शरीर से मल के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे शरीर से पसीना भी निकलते हैं, जिसमें आपका साल्ट और वाटर रहता है, वो भी शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जो हमारे ब्लड में आपका नाइट्रोजनी वजह पदार्थ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलेंगे और यूरिक अम्ल बोलेंगे, ये कहाँ निकलता है हमारे शरीर से, किस कहाँ पर, तो याद रखिए किडनी में ब्लड से क्या होता है, अलग होता है। इसे किडनी में अलग किया जाता है, और ये बाथरूम के थ्रू या आपके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे शरीर से सारे वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो आपका उत्सर्जी अंग के थ्रू शरीर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ये वाला लाइन कि एडल्ट वुमेन जो होते हैं उनमें 24 घंटा में यह क्या करते हैं कि एक से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन करता है। यानी कि आप 24 घंटा में 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन को शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि किडनी के यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का जो इकाई होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और जो ब्रेन का इकाई होता है, ब्रेन का यूनिट होता है, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो जो ब्रेन का होता है उसे न्यूरॉन, और जो किडनी का होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए ये जो नेफ्रॉन है इसके समूह को हम मेडुला कहते हैं, और मेडुला के समूह को ही हम किडनी कहते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन हमारे शरीर में 3 लाख से लेकर 8 लाख पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है। देखिए जिनके शरीर में ये किडनी खराब हो गया है तो भाई ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, क्योंकि अब तो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ बनना शुरू हो गया है। तो अगर आप ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को नहीं निकालते हैं तो आपके कुछ दिन में मृत्यु हो जाती है। तो वही कहा जाता है कि किडनी आपका खराब हो गया है तो ज्यादातर लोगों के चांस होता है कि वो मतलब डेड कर जाते हैं, जिनका दोनों किडनी खराब हो गया। ठीक है, नहीं तो जिनका एक किडनी रहता है उस पर अपना वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर भाई अब ब्लड को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है कि ब्लड को बाहर से इसको छाना जाता है। ठीक है, तो ये जो छानने रक्त को छानने की विधि को हम क्या कहते हैं, अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। कहते हैं ना कि डायलिसिस प्रोसेस से ब्लड को छाना गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग अपने शरीर से किसको बाहर निकालते हैं, यूरिया को। अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं, किडनी किसको छानता है, तो यूरिया को छानता है, ब्लड को छानता है, और ब्लड से यूरिया को बाहर निकालता है। यानी कि हम लोग अपने शरीर से यूरिया को बाथरूम के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। लेकिन जो अन्य जीव जंतु है देखिए वो किस चीजों का उत्सर्जन करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो मछली जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और ये देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो यूरिया है या कुछ टाइम बाद अमोनिया में बदल जाएगा, और यही अमोनिया क्या होता है, गंध देता है। देखिए जैसे कि बात करते हैं, आप कुछ टाइम आपने बाथरूम किया, ठीक है, और आप पानी नहीं डाला, बाथरूम करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उस बाथरूम से गंध आने लगा। यानी कि जो हम जिस चीज का उत्सर्जन किए थे, यानी कि हम यूरिया का उत्सर्जन किए थे, यह यूरिया कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अमोनिया में बदल गया, और अमोनिया की वजह से आपका बाथरूम, आपका यूरिन क्या होता है, स्मेल देता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा टाइम तक यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में बाथरूम को स्टोर करेंगे तो भाई आप तो यहाँ पर यूरिया निकाले हैं जो बाथरूम में आपके पेशाब में मिला हुआ है, तो यह यूरिया क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आप बहुत देर बाद बाथरूम करते हैं तो आपको एकदम जलन महसूस होता है। ठीक है, तो जलन जो होगा ये क्या होता है, विषाक्त पदार्थ में बदल जाता है, जिससे आपको जलन महसूस होता है। तो ज्यादा टाइम तक आप इसमें अपने बाथरूम को स्टोर करने की कोशिश ना करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात करते हैं कि जो मछली किसका उत्सर्जन करती है, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, जो सीधे क्या होता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पक्षी और छिपकली, सर्प, ये किसका सेमी सॉलिड के रूप में है, श्वेत रंग का यौगिक यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और जो मनुष्य है यह क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं, पेशाब में मिला रहता है वो यूरिया होता है। और देखिए इन तीनों का याद रखिएगा, मछली अमोनिया का करता है,
पक्षी, छिपकली और सर्प आपका यूरिक अम्ल का करता है और मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है। और ये याद रखिए किडनी में रीऑब्जर्वेशन यानी कि पुनः अवशोषण, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पुनः अवशोषण आपका कहाँ होता है, तो याद रखिए किडनी में होता है। क्योंकि ये क्या करता है कि पहला बार में क्या करेगा, शुद्ध ब्लड को छान के भेज देगा, लेकिन जो छाना है ना उसमें भी आवश्यक कुछ पदार्थ रह जाते हैं, इसको दोबारा से छाना जाता है। और जब दोबारा से छाना जाता है तो यही यूरिया क्या होता है, अलग होता है। यानी कि यहाँ पर 2 बार अवशोषण होता है। तो 2 बार अवशोषण कहाँ होता है, किडनी में। पुनः अवशोषण आपका इसी किडनी में होता है। तो इस तरह हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। हमने यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जो हमारा पसीना है उसमें आपका साल्ट और वाटर दोनों पाया जाता है। यानी कि जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, आप देखेंगे वो तो पानी के रूप में निकलेगा, लेकिन अगर पसीना का कभी आप टेस्ट करेंगे तो देखेंगे नमकीन रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें साल्ट रहता है। ये भी आपका पूछा है, इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि जब हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो हमें ठंडक कैसे प्रदान होता है। तो देखिए इसमें आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि आप गर्मियों के दिन में आप घैले में क्या रखते हैं, आप घैले में क्या ठंडा पानी होने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि घैला का ये जो पार्ट है, जितना जितना आपका पानी रहेगा वो क्या होता है, वो घैला भींगा, मतलब ये घड़ा क्या होता है, भींगा रहता है। यानी कि यहाँ पर सूक्ष्म छिद्रों के थ्रू यह पानी बाहर आते रहता है, ठीक है, इतना पानी आपका बाहर आते रहता है। और क्या होता है कि प्रकाश, ये जो है, ये जो पानी है ये क्या होता है, ये उत्सर्जित, ये वाष्पीकृत होता रहता है। सॉरी, ये जो पानी आपका सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकल रहा है, ये पानी आपका उत्सर्जित होते रहता है, उत्सर्जित करे, वाष्पीकृत होते रहता है। सॉरी, देखिए एक बार इसको अच्छा से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि गर्मी के दिन में आपने एक घड़ा में ठंडा पानी रखा, आप यहाँ तक पानी रखेंगे तो देखेंगे कि आपका जो घैला है, ये जो घैला है इतना आपको बाहर से भींगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कम धीरे धीरे सूक्ष्म मात्रा में पानी यहाँ पर ऐसे ऐसे रिस रहा है, ठीक है। तो ये जो पानी है यह क्या होता है कि वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, ठीक है। तो जो गर्म पानी है उड़ जाएगा और जो अंदर का पानी है वो क्या होता है, ठंडा रहता है। तो इसी प्रोसेस में एनसीईआरटी में आपका ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि जो हमारा शरीर से पसीना निकलता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, क्योंकि जो पसीना है वो हमारे शरीर के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद ये पसीना क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। एक तो आपका वाष्पीकृत हो गया बाहर, और जो ये अंदर वाला रह गया वो ठंडा होता है। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, ये आपका मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम पादपों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर पादपों में परिवहन को देखेंगे, ठीक है। देखिए पादपों में परिवहन कैसे होता है, यानी कि पादपों को जो भोजन बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है वो उनके पास कैसे आता है, किस रास्ते के थ्रू आता है, यानी कि उनमें परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पादप में जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं यानी कि भेसल होती है, ठीक है। पाइप जैसी क्या होती है, वाहिकाएं यानी कि भेसल होती है, जो विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू। यह क्या कहलाता है, वैस्कुलर टिश्यू बनाती है, जो विशेष कोशिकाओं की बनी होती है। एक बार अच्छा से देखेंगे कि जो पादप में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक पाइप जैसी संरचना होती है। जैसे कि हमारे अंदर क्या था, वेन था, आर्टरीज था, ठीक है। उसी तरह इसमें भी वाहिकाएं होती है, जो यह विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, और ये क्या बनाती है, संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू बनाती है, ठीक है। अब देखिए पादपों में मैंने परिवहन लिखा है, जो विशेष प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक के थ्रू होता है। और ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, देखिए इसको मैं याद करवा देती हूँ कि जाइलम में याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से क्या होता है, जल, ठीक है। तो याद रखिएगा जाइलम हमेशा जल का क्या करता है, संवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या होता है, फ से फ्लोएम और फ से क्या होता है, फूड। इसको ऐसे याद रखिएगा, फ से फ्लोएम और फ से फूड। यानी कि फ्लोएम क्या करता है, यह भोजन को क्या करता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में ले जाता है। तो इसको मैं ऐसे याद करवा देती हूँ, ज से जाइलम, ज से जल और फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम का एक प्रकार का संवहन ऊतक है और फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन ऊतक है, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है। यानी कि जैसे हमारे अंदर नसें, सीरा का काम यानी वेन का काम अलग था, आर्टरीज यानी धमनी का काम अलग था, तो इसी प्रकार इन दोनों का भी काम अलग है। जाइलम क्या करता है कि यह रूट से क्या करता है, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करेगा और लीफ तक लेकर जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि पौधों में खाना कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और पत्तियां फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस करती है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए तो ये रूट क्या करता है, ये जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को लीफ यानी कि पत्तियों तक ले जाता है। और ये देखिए फ्लोएम क्या करता है कि जब पत्तियों तक ये तो लेकर चला गया, अब यहाँ पर खाना बन जाएगा। अब जैसे ही खाना बन गया तो पत्तियों में बने भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाया जाता है। भाई पत्ती में खाना बन गया, अब पेड़ के सभी भागों तक खाना ले जाना है, तो ये काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। देखिए अब ये क्या काम करता है, ये कैसा होता है, तो ये वन वे फ्लो करता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही जाता है, रूट से जाएगा और सीधे लेकर जाएगा बिना किसी से कुछ बोले लीफ तक ले गया, चुपचाप वहां खाना बन गया। अब जब खाना बनेगा तो जाहिर सी बात है सब कहेगा हमको दो हमको दो हमको दो, तो ये क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी उधर भी, यानी कि सभी डायरेक्शन में ही जाएगा। तो ये क्या होता है, टू वे होता है। अब इसको हम एक फ्लो के मेरे ऊपर चार्ट बना दिया है तो इसके थ्रू समझेंगे। देखिए जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। तो देखिए ये है पेड़ का जड़, और रूट क्या करता है, रूट यहाँ से मिट्टी से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ले लेगा और सीधे हुए तन्ने से होते हुए जहां भी पेड़ की पत्तियां सिर्फ एक डायरेक्शन है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इसको बस मंजिल जाना है कहाँ, कि हमें भाई रूट से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करना और जहां भी पत्ती है ले जाकर वहां देना है, यानी कि सीधे डायरेक्शन में पत्तियों के पास जाकर ये क्या करेगा, अपना वाटर और मिनरल को देगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम आपका जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से आपका जल, वाटर, ठीक है। तो ये समझ गए कि वन वे होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वन वे होता है, यानी कि बस इसका एक रास्ता है, एक ही रास्ता है। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो फ से फ्लोएम और फ से फूड। अब पत्ती में आपका भोजन सब जगह, मान लेते हैं यहाँ पत्ती है तो यहाँ फूड बन गया, यहाँ पत्ती है तो फूड गया, मतलब सभी जगह भोजन मतलब पत्तियों में बन गया है। अब ये पेड़ के सभी भागों को देने के लिए आएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आता है, यानी कि इधर भी भोजन देगा, भाई इसको भी तो जरूरत है भोजन की, तो इसे भी जरूरत है, यहाँ भी भोजन देगा, फिर इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा। मतलब इसमें क्या होता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन, यानी कि इसमें आपका टू वे होता है, फ्लोएम में आपके टू वे होता है। अब यहाँ तक समझ गए। देखिए अब आप देखे होंगे कि आप जड़ में क्या खाते हैं, जड़ में आप खाते हैं मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, इन सब एक का क्या खाते हैं, आप जड़ खाते हैं। तो ये जो भोजन आया इस जड़े में ना स्टोर रहेगा। तो देखिए फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन पत्तियों में बना इसको ले आकर जड़ में भी स्टोर करता है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है। इसको जहां पौधों की जहां जरूरत ऊर्जा की अधिक हो वहां ले जाकर वो भोजन पहुंचा देता है। वो कौन काम करता है, वो फ्लोएम काम करता है। तो अभी आप समझ गए कि जाइलम जल, फिर जड़ से जाइलम, जड़ से जल, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है कि बस हमें पानी, ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए पानी लिया है और इधर पत्ती आने लगा तो पानी गिर जाएगा, तो बस इसको ध्यान रखना, हमें पानी लेना है, तुरंत जाकर पत्ती को पहुंचाना है, बिना किसी से बोले, मतलब सीधे लेकर पत्ती को पहुंचा देता है, यानी कि लीफ को पहुंचाता है। अब ये फूड लिया है तो इसे सोच रहा है कि मेरे पौधे का कोई भी भाग अगर बिना भोजन खाए रह गया तो जाहिर सी बात है वो पौधा वहां का मुरझा जाएगा उस पार्ट का। तो ये क्या काम करता है कि ढूंढ ढूंढ के देता है कि किसको भोजन की जरूरत है। तो ये सभी डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में आता है। आप समझ गए होंगे इससे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो बसंत ऋतु है, बसंत में देखते हैं कि पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि बसंत में जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा। अब देखिए जो ये पत्ती भोजन बनाया है ये भंडारित कहाँ रहता है, तो इसी जड़ में रहता है, इस जड़ में भंडारित रहेगा, ये तना में भी भोजन स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बसंत में जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा, शर्करा यानी कि भंडारित आपका यहाँ पर भोजन होगा, यहाँ पर शुगर है, ठीक है। तो जो शुगर है, भंडारित शुगर का स्थानांतरण कहाँ होता है, तो कलिकाओं यानी कि बड में होता है, क्योंकि आप बसंत ऋतु में बड यानी कलिकाओं की ज्यादा जरूरत होती है, ऊर्जा की, किस लिए, जिससे वो ग्रोथ करे, ऊर्जा की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। देखिए बसंत ऋतु में क्या होता है कि बसंत ऋतु में जड़ में और तना में जो भोजन स्टोर रहता है, यानी कि भोजन क्या है, तो आपका शर्करा यानी शुगर स्टोर रहता है। तो उस समय सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है इस भोजन की, तो सबसे ज्यादा कलिकाओं यानी कि बड की जरूरत होती है। कली की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि भाई जब तक कली को भोजन नहीं मिलेगा ये ग्रोथ कैसे करेगा, कली ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो कली की जरूरत यानी कि कली को ऊर्जा की जरूरत होती है और इसलिए कलियों में ज्यादा जाता है। ये आप समझ गया। आपका भोजन कहाँ स्टोर रहता है, जड़ में और तना में, स्टेम में और रूट में। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक वाष्पोत्सर्जन दिया है। वाष्पोत्सर्जन से समझने से पहले हम उत्सर्जन को समझ लेते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि हम लोग भी खाते थे खाना, तो हमारा भी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे उनका तो उत्सर्जित हो गया। तो क्या सिर्फ पादप खाना ही बनाएंगे, उनका भी तो कहीं ना कहीं उत्सर्जन होता होगा।
तो आप पेड़ में लासा देखे होंगे और गोंद, कहीं कहीं लासा के रूप में पेड़ों में देखते हैं, फेंका रहता लासा जिसको लोग उखाड़ देते हैं, लासा गोंद। तो जो लासा और गोंद होते हैं यही क्या करते हैं, पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पौधों में उत्सर्जन लासा और गोंद होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि लॉस ऑफ वाटर, वाष्पोत्सर्जन में पानी का लॉस होता है। सपोज कीजिए कि जो ये जाइलम है ये बहुत सारा पानी ले जाकर पत्तियों तक पहुंचा दिया, तो क्या इतने मान लेते जितना पत्ती को काम रहेगा भोजन बनाने के लिए उतना ही पानी का यूज करेगा, और बाकी पानी को क्या करता है, तो बाकी पानी को ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है स्टोमाटा के थ्रू। ये सपोजिए कि पत्ती है, पत्ती में आप देखेंगे ऐसे ऐसे छिद्र बना रहता है, तो इसी के थ्रू क्या करता है पानी पत्ती क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है, और ये पानी क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो भाई इतना पानी को तो लॉस हो रहा है ना, लॉस हुआ। अब देखिए जैसे जैसे ये पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा इस पानी का, ये जाइलम क्या करता है, वैसे वैसे जाइलम यहाँ से जमीन से पानी को चूसता जाता है, चूसेगा जमीन से पानी को लेगा, और ये क्या करेगा, पत्तियों को देगा, पत्तियां को खाना ज्यादा हो जाता है, खाना बनाने में पानी ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, लॉस ऑफ वाटर कर देता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर देता है। तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन में लॉस ऑफ वाटर किसके द्वारा, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन जाइलम को मदद करता है पानी खींचने में। जैसे जितना वाष्पोत्सर्जन होगा जाइलम उतना ही पानी खींचेगा, इधर से पानी निकल रहा है, जाइलम यहाँ से पानी खींचता जाएगा। तो ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन मदद करता है किसको, जाइलम को पानी खींचने में। ये लाइन आपको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता करता है, पेड़ पौधों को ठंडा रखता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। कैसे, देखिए हमने आपको उस समय भी घड़ा वाला एग्जांपल दिया था कि पानी आपका जैसे ही बाहर निकलेगा तो अंदर की पानी क्या होता है, वो ठंडा हो जाएगा, और ये बाहर की पानी गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, और अंदर वाला पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो जब अंदर का पानी ठंडा हुआ तो पादप के अंदर का ही ना, तो पादप भी तो ठंडे होंगे, पेड़ पौधे भी। तो वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अभी आपका पादपों में परिवहन वाला चैप्टर और जंतुओं में परिवहन, ये दोनों चैप्टर का एक चैप्टर में जो 2 टॉपिक दिए थे, पादपों में परिवहन और जंतुओं में परिवहन, ये दोनों आपका समाप्त हुआ ये टॉपिक। अब आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप प्रीवियस ईयर में आप उसको बना सकते हैं। देखिए इसमें बस यही याद रखना है कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। तो याद रखिएगा जाइलम जैसे जल, यानी कि जल का परिवहन करेगा, फसे फ्लोएम फसे फूड यानी कि फूड का परिवहन करेगा। जब फूड का करेगा तो ये सोचेगा कि मेरे पेड़ में कोई भी जगह बिना खाना खाए ना रहे, नहीं तो सूख जाएगा, तो ये सब ढूंढ ढूंढ के देगा, यानी कि दोनों दिशाओं में जाएगा। और इसका काम क्या है कि भाई हम पानी ले जा रहे हैं, कहीं मेरा पानी गिर मत जाए, ये किसी को बिना देखे चुपचाप ले जाकर सोचता है जितना जल्दी हम पत्ती को दे दे, यानी कि लीफ को दे दे। बस इसका क्या होता है, वन वे डायरेक्शन होता है, समझ गए। वाष्पोत्सर्जन याद रखिएगा, इसको कौन मदद करता है, जाइलम। पानी इधर से निकलेगा, जाइलम यहाँ से खींचेगा, तो निकलने को प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन, और खींचने वाला काम कौन करता है, जाइलम। ये समझ गए। लॉस ऑफ वाटर का होता है, स्टोमाटा में होता है। और यह याद रखिएगा बसंत के मौसम में सबसे ज्यादा कलिकाओं को जरूरत होती है ऊर्जा की, यानी कि भोजन की। और ये उत्सर्जन किसके द्वारा करता है, लासा और गोंद। जैसे हम किसका उत्सर्जन करते हैं, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हमारे अंदर क्या है, यूरिया है, जिसे हमें बाहर हर हाल में निकालना है। और इसमें क्या है, ये लासा और गोंद है। तो पौधों में आप देखे हुए कहीं कहीं लासा गोंद आपको सटे हुए, तो उनका उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।